Hey there, welcome back to my channel. I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. I am here to help you out and to make you understand some basic topics of HAP, pharmacology and clinical pharmacy, even if you are scared of them. So let's start our today's topic, which is about drug interactions. जब दो या दो से ज्यादा ड्रग्स को एक साथ दिया जाता है तो ये पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं कि वो एक दूसरे के एक्शंस को अफेक्ट करें। तो इसी को हम ड्रग इंटरैक्शंस के अंदर स्टडी कर लेते हैं। तो अगर हम किसी डिजीज की बात करें तो ऐसा बहुत कम होता है कि एक पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए एक पर्टिकुलर दवाई हो। एक दवाई है या फिर एक ड्रग है, वो एक डिजीज को ट्रीट नहीं कर सकती है। बहुत सारी ड्रग्स हमें चाहिए जो कि एक पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट कर सके। तो जो मल्टीपल ड्रग थेरेपी है या फिर किसी भी एक डोज का प्रोलॉन्ग यूज या फिर फ्रीक्वेंट यूज, इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो हमारी ड्रग इंटरैक्शंस के चांसेस है या फिर पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब जो ड्रग इंटरैक्शंस होते हैं ये कुछ अच्छे भी हो सकते हैं या फिर बुरे भी हो सकते हैं। दैट मीन्स जो ड्रग्स का जो एक्शन है उसका जो मॉडिफिकेशन है वो अच्छा भी हो सकता है या फिर बुरा भी हो सकता है। अब जब अच्छा होता है तो उस केस में क्या होता है कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शंस को बढ़ा देती है। तो इस कंडीशन को हमें पता है कि हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिक एक्शन। अगर एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शंस को ब्लॉक कर देगी या फिर कम कर देगी तो उस एक्शन को हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक एक्शन। तो जब ड्रग्स आपस में मिल करके सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देती है तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो उसको हम क्या करते हैं, डेलिब्रेटली भी यूज करते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम समझ लेते हैं, अगर किसी पर्सन को पेनफुल इन्फेक्टिव कंडीशन है, दैट मीन्स उसको इन्फेक्शन हुआ है कोई और उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में एनाल्जेसिक दिया जा सकता है। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी उसके साथ दी जा सकती है। अब इसके अलावा अगर हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं तो जो डायूरेटिक्स हैं उसको ACE इनहिबिटर्स के साथ दिया जाता है, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, जिसको मोस्टली हम हाइपरटेंशन वाली केस में यूज करते हैं। तो हाइपरटेंशन में जो डायूरेटिक्स है वो भी अपना अच्छा काम करते हैं और ACE इनहिबिटर्स भी अपना अच्छा काम करते हैं। तो दोनों मिल करके जो हाइपरटेंशन वाली कंडीशन है उसको इजिली ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे ही जो एड्रेनलिन है उसको लीडोकेन के साथ दिया जाता है, क्योंकि लीडोकेन का एक्शन तब तक रहेगा जब तक कि जो ब्लड फ्लो है वो हमारे लिवर तक ना पहुंचे। लिवर तक पहुंचेगा तो लीडोकेन मेटाबोलाइज हो जाएगा, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए उसको एड्रेनलिन के साथ दिया जाता है ताकि जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए। अब इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि आपस में इंटरैक्ट होकर के एक दूसरे के एक्शंस को खत्म कर देती है या फिर कम कर देती है या फिर वीकेंड से ब्लॉक कर देती है। तो ऐसे एक्शन बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि जो ड्रग है जिस चीज के लिए उसको दिया गया है वो एक्शन तो प्रोड्यूस नहीं कर रही है, उसके अलावा कुछ और एक्शन प्रोड्यूस कर रही है। तो वो ADRs भी हो सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। अगर वो ADRs बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से वो फैटल रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। दैट मीन्स अब कुछ ड्रग इंटरैक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें सारे ड्रग के इंटरैक्शंस के बारे में पता है कि कौन सी ड्रग किसके साथ इंटरैक्ट करके कैसा होगा। हाँ, कुछ ड्रग्स के बारे में हमें पता है, लेकिन जो भी नए नए ड्रग इंटरैक्शंस हमें पता चलते रहते हैं वो भी सारे के सारे लिस्ट में अपडेट होते रहते हैं। सो अब कुछ ड्रग इंटरैक्शंस जैसे कि जो हमने बोला था कि जो एंटागोनाइज कर देते हैं या फिर एक्शंस को ब्लॉक कर देते हैं, तो इसका एग्जांपल बहुत इजी सा आप समझ लीजिए। जैसे कि अल्कोहल अगर कोई लेता है तो बोला जाता है कि उसके साथ आपको एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है। तो अल्कोहल के साथ एंटीबायोटिक्स अगर कोई इंसान ले लेता है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस होती हैं कि बहुत ज्यादा नॉजिया होना, वॉमिटिंग होना और एकदम से पागलपन सा हो जाना, इचिंग होना बॉडी में बहुत ज्यादा, और आपको विड्रॉल रिएक्शंस टाइप की होती है, तो ये भी बहुत ज्यादा सीवियर हो सकती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि ड्रग इंटरैक्शन में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो सकती हैं। सो फर्स्ट है ड्रग्स विथ नैरो सेफ्टी मार्जिन। दैट मीन्स जिन ड्रग्स का सेफ्टी मार्जिन बहुत कम है कि कम कंसंट्रेशन में वो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो कर सकती है, लेकिन जैसे ही उनकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी भी बढ़ाई जाएगी तो वो सीधे सीधे टॉक्सिक इफेक्ट को शो करेंगी। तो उन टॉक्सिक इफेक्ट को शो करने वाली ड्रग्स होती है फर्स्टली तो डाइजॉक्सिन, उसके अलावा हो सकती है लिथियम। नेक्स्ट है ड्रग्स अफेक्टिंग क्लोजली रेगुलेटेड बॉडी फंक्शंस। दैट मीन्स ऐसे ड्रग्स जो कि हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के काम आती हैं। तो जैसे कि हमारे ब्लड का प्रेशर है, हमारे ब्लड में इंसुलिन का लेवल है, या फिर हमारे जो ब्लड है उसकी क्लॉटिंग है, तो इन सबको जो भी रेगुलेट करती है तो वो ड्रग्स भी बहुत ज्यादा प्रोन होती हैं ड्रग इंटरैक्शंस के लिए। सो इसके अंदर आती है ओरल एंटीकोगुलेंट्स ड्रग, उसके अलावा एंटी डायबिटिक ड्रग्स आती है या फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आती है। सो नेक्स्ट है ड्रग्स विच आर हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड। सो ये बात तो हमें पता है कि जो ड्रग है वो हमारे ब्लड से ही पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो ब्लड में कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन है या फिर ग्लोबुलिन है, तो कुछ ड्रग्स क्या करती है उनसे जाकर के बाइंड हो जाती है। तो बाइंड होने के बाद क्या होती है, धीरे धीरे वहां से रिलीज होती है और अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो ऐसी ड्रग्स भी क्या होती है, बहुत ज्यादा प्रोन होती है ड्रग इंटरैक्शंस के लिए। तो जो ये ड्रग्स होती है इसके अंदर आती है जैसे कि नसेट्स हैं या फिर सल्फोनाइल यूरियाज है या फिर मोस्टली ओरल एंटीकोगुलेंट्स है।
सो नेक्स्ट है ड्रग्स मेटाबोलाइज्ड बाय सैचुरेशन काइनेटिक्स। दैट मीन्स ड्रग सैचुरेट हो जाएगी, जब ड्रग की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी तो उसके बाद ही ड्रग मेटाबोलाइज या फिर एक्सक्रीट होगी। तो इस कंडीशन में आ जाती है, जैसे कि हमारी थियोफाइलिन है या फिर फेनाटॉइन है, तो ये क्या होती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होती है। जब कंसंट्रेशन इनकी हाई हो जाएगी तो उसी के बाद ये मेटाबोलाइज या फिर एक्सक्रीट होंगी बॉडी से। सो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। दैट मीन्स जो ड्रग है वो किस किस मैकेनिज्म से बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के बाहर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती है। तो फर्स्ट हम स्टडी कर लेते हैं कि बॉडी के अंदर कैसे इंटरेक्शन होगा। तो बॉडी की जो अंदर इंटरेक्शन होगा वो दो टाइप से हो सकता है, या तो फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन हो सकता है या फिर फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन हो सकता है। सो फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि फार्माकोकाइनेटिक होता क्या है। सो फार्माकोकाइनेटिक दैट मीन्स व्हाट आवर बॉडी डज टू द ड्रग। दैट मीन्स हमारी बॉडी किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए क्या कर रही है। दैट मीन्स बॉडी ड्रग को एब्जॉर्ब करवा रही है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करा रही है, मेटाबोलाइज करा रही है, उसके बाद एक्सक्रीट आउट करवा दे रही है। तो यही चीज है ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो इन सब चीजों में जब इंटरफेयर हो जाता है तो इस वजह से हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक टाइप का इंटरेक्शन है वो हो सकता है। सो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें एब्जॉर्प्शन की। तो ड्रग में एब्जॉर्प्शन जब होता है तो एब्जॉर्प्शन के बाद ही ड्रग हमारे ब्लड तक पहुंच पाती है। सो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी और उसकी थेरेपेटिक वैल्यू कम हो जाएगी। तो ड्रग के एब्जॉर्प्शन में मेनली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्टली तो है कि हमारे जो स्टमक है उसका पीएच। अब कुछ ड्रग्स होती है जो एसिडिक पीएच में एब्जॉर्ब होती है, कुछ ड्रग्स होती है जो कि बेसिक पीएच में एब्जॉर्ब होती हैं। तो ये भी अफेक्ट करता है कि कौन सा पीएच हमारे स्टमक का उस टाइम पे है। उसके अलावा अगर हमारे जो स्टमक है उसमें फूड प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी इंटरेक्शन हो सकता है। उसके अलावा अगर हमारे जो म्यूकोसा है, जो कि हमारी स्टमक की सबसे अंदर वाली लाइनिंग है, अगर वो डैमेज है तो उसकी वजह से भी एब्जॉर्प्शन में कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसके अलावा हमारे गट में बैक्टीरियल फ्लोरा प्रेजेंट होता है जो कि फूड के डाइजेशन में या फिर जो न्यूट्रिएंट्स है उनके एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। अगर वो बैक्टीरियल फ्लोरा भी हमारे पेट में प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वजह से भी एब्जॉर्प्शन में कमी आ सकती है या फिर एब्जॉर्प्शन डिले हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो आपस में कंबाइन होकर के चिलेट फॉर्म कर देती हैं। दैट मीन्स एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना देती है। अब कॉम्प्लेक्स चीज तो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती है ना, हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स चीज बिल्कुल जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है उसमें टूटती है, उसके बाद जाकर के एब्जॉर्ब होती है। अब ड्रग्स आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेंगी तो फिर उनका एब्जॉर्ब होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो एग्जाम्पल के रूप में हम समझ लेते हैं कि जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है उसको मना करा जाता है कि आपको मिल्क या फिर कैल्शियम के साथ नहीं लेना है, क्योंकि कैल्शियम के साथ टेट्रासाइक्लिन मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना देती है जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें फिनेटॉइन की, तो फिनेटॉइन को सुक्राल्फेट के साथ नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो सुक्राल्फेट है वो अल्सर में यूज करा जाता है। तो वो क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है हमारे पूरे गट में, जिसकी वजह से जो हमारा फिनेटॉइन है वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कीटोकोनाजोल की, तो कीटोकोनाजोल को हमेशा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ नहीं दिया जाता है, क्योंकि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या करेंगे, जो हमारे पेट में एसिड बनने वाला है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे। लेकिन कीटोकोनाजोल को एब्जॉर्ब होने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, तो इसीलिए कीटोकोनाजोल को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ नहीं दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स की, तो एंटीबायोटिक्स को मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उसके साथ नहीं दिया जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ चिलेट बना देते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि किसी भी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूट होना। तो हमें पता है कि बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो कि प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होती हैं और उसके बाद ही जाकर के अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। और हमें ये भी पता है कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि प्लाज्मा प्रोटीन से बहुत हाई एफिनिटी रखती है बाइंड होने के लिए, जो कि हमने पहले अभी पढ़ा था कि नसेट्स होती हैं, सल्फोनाइल यूरियाज हैं, ओरल एंटीकोगुलेंट्स हैं, या फिर जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, ये बहुत ज्यादा इनकी एफिनिटी बहुत हाई होती है प्लाज्मा प्रोटीन के लिए। तो ये क्या करेगी, बहुत हाई एफिनिटी से प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होंगी और अगर कोई दूसरी ड्रग उसमें बाइंड हुई है तो उसको रिमूव कर देगी। समझिए, आपकी एक ड्रग पहले से बाइंड हुई है, लेकिन बाई चांस अगर हमने सल्फोनाइल यूरियास ले लिया या फिर नसेट्स ले लिए तो वो ज्यादा एफिनिटी से जाकर के उसमें बाइंड हो जाएंगी और दूसरी ड्रग क्या हो जाएगी, वहां से अलग हो जाएगी। अब दूसरी ड्रग अलग हो जाएगी तो यानी कि दूसरी ड्रग की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। अब अगर दूसरी ड्रग हाई कंसंट्रेशन उसकी हो जाएगी, दैट मीन्स उसका जो थेरेपेटिक इफेक्ट, मान लीजिए उसका टी हाफ 8 आवर्स था, तो उसका टी हाफ कम होकर के 2 आवर्स या फिर 3 आवर्स हो जाएगा, अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन में बाइंड नहीं है तो इस वजह से क्या होगा, अगर वो टाइम से मेटाबोलाइज हो गई और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गई तो ठीक है। अगर बाई चांस जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स है इसने इनके एक्सक्रीशन या फिर मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट कर दिया, तो इसकी वजह से उस ड्रग की टॉक्सिसिटी बहुत कॉमन हो जाती है। दैट मीन्स उसकी ड्रग की क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत हाई हो गई है, वो ना मेटाबोलाइज हो
पा रही है, ना बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो पा रही है, तो हमारे ब्लड में रह जाएगी। अब ब्लड में रहेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे वो अपनी टॉक्सिसिटी करना स्टार्ट कर देती है। तो ये बहुत ज्यादा क्या है, हार्मफुल जो इसके ड्रग इंटरेक्शन है वो हो सकते हैं। अब एज लाइक जो क्यूनिडीन होती है ड्रग, तो वो डाइजॉक्सिन जो ड्रग होती है उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग को अफेक्ट करती है। दैट मीन्स क्यूनिडीन हाई एफिनिटी से जाकर के बाइंड हो जाती है, जिससे कि जो डाइजॉक्सिन है उसका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। अब ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से उसकी टॉक्सिसिटी वाले चांसेस भी बहुत ज्यादा बनते हैं। सो नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। सो कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देती हैं या फिर दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती हैं। तो दोनों ही कंडीशन हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया तो ड्रग का प्रॉपर एक्शन नहीं आ पाएगा। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो ड्रग की टॉक्सिक इफेक्ट्स या फिर जो उसके कुछ ना कुछ एडीआर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो जो मेटाबॉलिज्म है वो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी और जो उसका टी हाफ है दोनों को ही अफेक्ट करती है। जो बायो अवेलेबिलिटी है वो है कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अ ड्रग रीचिंग टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। दैट मीन्स जो ड्रग है वो कितनी जल्दी और कितनी देर तक हमारे ब्लड में रह रही है। सो अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया तो इट मीन्स ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन उतनी जल्दी कम हो जाएगी। अगर कंसंट्रेशन कम हो गई तो थेरेपेटिक इफेक्ट अच्छा नहीं आ पाएगा। सो मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से ब्लड में उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा बहुत जल्दी, और उसका जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो प्रॉपर अच्छे से नहीं आ पाएगा। अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म स्लो होने की, अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो ऑब्वियसली बायोअवेलेबिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन बायोअवेलेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ उसके जो एडीआर्स हैं ड्रग के वो आने स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर जो टॉक्सिक इफेक्ट्स है वो भी आ सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है हमारी बॉडी के लिए। अगर हम टी हाफ की बात करें तो टी हाफ यानी कि हाफ टाइम जिसमें ड्रग अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही है। तो मेटाबॉलिज्म अगर फास्ट होगा ऑब्वियसली तो टी हाफ क्या होगा, जल्दी आ जाएगा। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ तो टी हाफ बहुत ज्यादा लॉन्गर हो जाएगा। अब कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि जो मेटाबॉलिज्म है ड्रग का उसको अफेक्ट करती है। मोस्टली कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, उसके अलावा मेट्रोनिडाजोल, क्लोरमफेनिकॉल, और उसके अलावा कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं जो कि हमारी दूसरी ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए कि जो लीडोकेन है, लीडोकेन को बहुत लंबे टाइम तक अगर उसे एक्शन करना है तो यानी कि वहां पे ब्लड फ्लो कम होना चाहिए। दैट मीन्स जो हेपेटिक सिस्टम है यानी कि जो हमारा लिवर है उसमें जब तक लीडोकेन पहुंचेगा नहीं तब तक उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। सो अगर उसके साथ हम प्रोपेनोनॉल की ड्रग दे दे या फिर हम उसमें एड्रेनालिन ड्रग दे दे तो उसकी वजह से क्या होता है कि हेपेटिक ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा हमारे लिवर में नहीं जा रहा है। तो लिवर में ब्लड नहीं जा रहा है तो यानी कि लीडोकेन का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा। तो इसकी वजह से लीडोकेन का एक्शन क्या हो जाएगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक होगा। तो ये क्या गुड इफेक्ट है। बट अगर हम इसमें बात करें कि अगर हम टॉलब्यूटामाइड को दे देते हैं अल्कोहल के साथ, तो टॉलब्यूटामाइड अल्कोहल के साथ देने की वजह से क्या होगा, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन आ जाएगी। अब सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अल्कोहल है वो टॉलब्यूटामाइड का जो मेटाबॉलिज्म है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा है। तो एकदम से मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो टॉलब्यूटामाइड का एक्शन है वो जल्दी से एक साथ प्रोड्यूस हो जाएगा। अब कुछ ड्रग्स होती है जो कि एंजाइम इंड्यूसर्स होती हैं और कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि एंजाइम इनहिबिटर्स होती हैं। तो जो एंजाइम इंड्यूसर ड्रग्स होती हैं दैट मीन्स एंजाइम को बहुत जल्दी वो क्या करेंगे, उसका प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। अब जितने ज्यादा एंजाइम्स होंगे, आपको पता है कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, तो जितने ज्यादा एंजाइम होंगे उतना जल्दी मेटाबॉलिज्म होगा, और जितने कम एंजाइम होंगे उतना स्लो मेटाबॉलिज्म होगा। तो दोनों ही कंडीशन आपको पता है कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। चाहे एंजाइम का इंडक्शन हो जाए दैट मीन्स बहुत ज्यादा एंजाइम बन जाए तो मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाएगा। अगर एंजाइम का इनहिबिशन हो जाए दैट मीन्स बहुत कम एंजाइम अगर बने तो उस कंडीशन में भी हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या फिर टॉक्सिसिटी वाली कंडीशन हो सकती है। तो एंजाइम इनहिबिशन के लिए एक एग्जांपल है कि जब एलोप्यूरिनॉल को 6-mercaptopurine के साथ दिया जाता है तो वो 6-mercaptopurine का मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है और उसके साथ साथ जो उसकी एक्सक्रीशन है यानी कि जो उसका क्लियरेंस है उसको भी स्लो कर देती है। अब हमें पता है कि 6-mercaptopurine साइटोटॉक्सिक ड्रग है, दैट मीन्स कैंसर में मोस्टली इसको यूज करा जाता है। ऑब्वियसली जब वो हमारी ब्लड में ज्यादा कंसंट्रेशन में लॉन्ग टाइम तक रह जाएगी तो उसकी वजह से वो कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटीज वाले सिम्टम्स को कॉज करेगी। तो मेन इसका एक जो एडीआर है वो होता है बोन मैरो डिप्रेशन। दैट मीन्स हमारी जो बोन मैरो है उसको वो डिप्रेस कर देती है, मीन्स जो हमारे ब्लड सेल्स है वो बनना कम हो जाए। तो लास्ट है एक्सक्रीशन। सो एक ड्रग दूसरे ड्रग की एक्सक्रीशन को अफेक्ट कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है या फिर उसको घटा सकती है। तो डिपेंड कर सकता है पीएच पे, ऑस्मोलैरिटी पे, उसके अलावा वस्कुलैरिटी पे भी ये डिपेंड कर सकता है। सो एग्जाम्पल के रूप में हम समझ लेते हैं कि जो प्रोबेनिसिड है
प्रोबेनेसिड को जब पेनिसिलिन के साथ दिया जाता है तो वो पेनिसिलिन के सिक्रीशन को ब्लॉक कर देती है। दैट मीन्स जो पेनिसिलिन है वो हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो ही नहीं पाता है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जब नसेट्स को लिथियम के साथ दिया जाता है या फिर एसीई इनहिबिटर्स को लिथियम के साथ दिया जाता है तो वो लिथियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। तो लिथियम आपको पता है वैसे ही हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर कंसंट्रेशन उसकी बढ़ जाए दैट मीन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो बाहर ही ना जा पाए, उसकी कंसंट्रेशन वापस से बढ़ती रहे, तो उस वजह से भी हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी वाले सिम्टम्स आ सकते हैं। सेकेंड है फार्माकोडायनेमिक इंटरैक्शंस। फार्माकोडायनेमिक मीन्स व्हाट द ड्रग डज टू आवर बॉडी। अगर हमने कोई ड्रग ली है तो हमारी बॉडी में कैसा एक्शन प्रोड्यूस कर रही है। मोस्टली थेरेपेटिक एक्शन और वी कैन से फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो प्रोड्यूस करती है। सो अगर ये थेरेपेटिक एक्शन या जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो किसी और ड्रग की वजह से अफेक्ट हो जाए तो इस टाइप के इंटरैक्शन को हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक इंटरैक्शंस। सो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हम हिप्नोटिक को अल्कोहल के साथ देते हैं तो ये सीवियर डिप्रेशन कॉज करते हैं। अगर बेंजोडाइजेपीन्स को अल्कोहल के साथ एंटीहिस्टामिनिक्स के साथ दे दिया जाए तो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं, उसके अलावा सीवियर सेडेशन कॉज करते हैं। इसके अलावा अगर बीटा ब्लॉकर्स को एसीई इनहिबिटर्स के साथ दे दिया जाए या फिर जो हमारे डायूरेटिक्स होते हैं उसके साथ दे दिया जाए तो इस कंडीशन में ये सीवियर हाइपोटेंशन कॉज करते हैं, क्योंकि एसीई इनहिबिटर्स जो होते हैं वो भी हमारी ब्लड में जो उसका जो प्रेशर होता है उसको कम करने के लिए यूज होते हैं, और जो हमारे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो भी हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, ब्लड का प्रेशर ऑब्वियसली कम हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे ओरल एंटीकोगुलेंट्स होते हैं तो ओरल एंटीकोगुलेंट्स को जब हम एस्पिरिन के साथ देते हैं तो जो ब्लीडिंग टाइम है या फिर जो ब्लीडिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हमारे ब्लड की। इसके अलावा अगर हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को देखें तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती है बैक्टीरियोसाइडल जो कि बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। अगर हम उन्हें किसी बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग के साथ दें जैसे कि हमारी टेट्रासाइक्लिन है जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक है तो उसके साथ देने की वजह से इन दोनों का एक्शन क्या हो जाता है, एंटागोनाइज। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक्शन करने लग जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इंसुलिन को प्रोपेनोनॉल के साथ दे दें, इंसुलिन जो कि हमारी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए यूज होती है और प्रोपेनोनॉल जो एंटी एडिनर्जिक ड्रग है तो ये क्या करती है, इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देती है। तो जब हम क्या करेंगे, इंसुलिन को देंगे और इंसुलिन को बढ़ाने वाली ड्रग्स को देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया कॉज हो सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट का हाइपोग्लाइसीमिया कॉज हो सकता है। इसके अलावा अगर हम अल्कोहल को दे देते हैं किसी भी एंटीबायोटिक के साथ तो हमें पता है कि अल्कोहल को एंटीबायोटिक के साथ देना बिल्कुल मना होता है। तो इस वजह से क्या हो सकता है, जो डाइसल्फिराम है उसकी जैसी रिएक्शंस प्रोड्यूस हो सकती है। सो जो डाइसल्फिराम है वो मोस्टली किस लिए यूज करा जाता है, जब अल्कोहल की डिपेंडेंस बहुत ज्यादा हो जाती है किसी भी पेशेंट में तो उसको कम करने के लिए हम डाइसल्फिराम देते हैं। तो डाइसल्फिराम देते ही अगर कोई पर्सन अल्कोहल देता है तो उसकी वजह से उसे वॉमिटिंग हो जाती है, नॉजिया हो जाता है, उसका गैस्ट्रिक अपसेट हो जाएगा, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि धीरे धीरे वो खुद से ही क्या हो जाता है, अल्कोहल से दूर चला जाता है। सो अगर हम एंटीबायोटिक्स के साथ साथ अल्कोहल दे देते हैं तो उसकी वजह से जो डाइसल्फिराम जैसी रिएक्शंस है वो आनी स्टार्ट हो जाती है। सो थर्ड है ड्रग फूड इंटरैक्शंस। दैट मीन्स जब ड्रग का फूड के साथ इंटरैक्शन होता है तो उस केस में ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से ऑब्वियसली उसके जो आगे थेरेपेटिक इफेक्ट आने वाला है वो भी कम हो जाएगा और जो इसका जो वेस्टेज है ड्रग की वो ज्यादा हो जाएगी। सो ड्रग फूड इंटरैक्शन 4 टाइप से हो सकता है। फर्स्ट है सरफेस एरिया। दैट मीन्स जब फूड हमारे स्टमक में प्रेजेंट है तो उससे क्या हो जाएगा, जो फूड है वो बहुत ज्यादा होगा अमाउंट पे ऑब्वियसली, और हमारी ड्रग क्या होगी, छोटी सी एक टैबलेट होगी। तो इस वजह से जो हमारी टैबलेट है उसको सरफेस एरिया नहीं मिल पाएगा एब्जॉर्ब होने के लिए। तो एब्जॉर्ब होने के लिए सरफेस एरिया नहीं मिल पाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन हमारी जो ब्लड है उसमें कम हो जाएगी। अब कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि फूड की प्रेजेंस में बहुत कम एब्जॉर्ब होती है, जैसे कि फिरोसामाइड है, अगर उसको फूड के साथ दे दिया जाए तो उनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। या फिर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती है जिनको अगर फूड के साथ दे दिया जाए तो उनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। बट जो हमारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती है तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को अगर फैटी फूड्स के साथ दिया जाता है जिसमें फैट का कंटेंट बहुत ज्यादा है, ऐसे फूड के साथ अगर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को दिया जाता है तो उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। सो नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। सो अगर किसी ड्रग को किसी हॉट प्रोडक्ट के साथ लिया जाए या फिर किसी कोल्ड प्रोडक्ट के साथ लिया जाए तो दोनों के एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस होता है। अब कुछ ड्रग्स क्या होती हैं जो कि जब उनको हॉट फूड के साथ लिया जाता है या फिर हॉट लिक्विड के साथ लिया जाता है, गुनगुने पानी के साथ लिया जाता है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। इसीलिए बहुत सारी एंटीबायोटिक्स को बोला जाता है कि आप गुनगुने पानी के साथ लो या फिर गुनगुने दूध के साथ लो, तो उनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए बोला जाता है। अब सो नेक्स्ट है कोटेड टैबलेट्स।
आपने देखा होगा कि जो कोटेड टैबलेट्स होती है उनके बाहर क्या होती है, कोटिंग लगी होती है। वो कोटिंग स्पेसिफिक इसलिए होती है कि वो जाकर के हमारे इंटेस्टाइन में रिलीज हो। तो इंटेस्टाइन में रिलीज होने का मतलब है कि इंटेस्टाइन में जो हमारा बेसिक पीएच है वहां पे जाकर के वो रिलीज हो। अब जो कोटेड टैबलेट है, अगर इनके साथ हमने एंटासिड ले लिया तो एंटासिड लेने की वजह से क्या होगा, जो हमारा स्टमक है उसकी एसिडिटी बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगी। तो हो सकता है, चांसेस हैं कि जो कोटेड टैबलेट है, जैसे बोलते हैं ना इंटेरिक कोटेड टैबलेट, तो वो इंटेरिक कोटेड टैबलेट हमारी स्टमक में ही ब्रेक डाउन हो जाए, क्योंकि वहां पे उसे न्यूट्रल पीएच मिल जाएगा। तो हो सकता है कि वो वहीं पे ब्रेक डाउन हो जाए। सो नेक्स्ट है डाइटरी मेटल्स। अब डाइटरी मेटल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है। तो ये सारी जो मेटल्स हैं ये भी कभी कभी हमारी जो ड्रग्स हैं इनके साथ कुछ ना कुछ रिएक्शन कॉज कर देते हैं, या फिर इनके साथ कॉम्प्लेक्स, मोस्टली ये कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था कि जो टेट्रासाइक्लिन है उसे कभी भी मिल्क के साथ नहीं लिया जाता है, क्योंकि मिल्क के कैल्शियम के साथ ये मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से इनका एब्जॉर्प्शन दोनों का रुक जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे और भी एंटीबायोटिक्स होती है या फिर और भी बहुत सारी ड्रग्स होती है जिनको कुछ ऐसे डाइटरी मेटल्स के साथ लेना थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। सो लास्ट है इन विट्रो रिएक्शंस। सो इन विट्रो मतलब कि जो हमारे बॉडी के आउटसाइड हो रही है, हमारी बॉडी से बाहर हो रही है। अब बॉडी से बाहर दो या दो से ज्यादा केमिकल्स मिलते हैं और हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को बोलते हैं हम इन विट्रो इंटरेक्शंस। अब जो इन विट्रो इंटरेक्शंस होते हैं वो इन्फ्यूजन बॉटल्स में होते हैं, जिसको लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रोल्स को रखने के लिए यूज करा जाता है। उसके अलावा सिरिंजेस में हो सकते हैं। इसके अलावा सिंथेसिस या फिर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे भी हो सकता है कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को पूरी तरीके से इनएक्टिवेट कर दे। तो इन सब चीजों का ध्यान मैन्युफैक्चरर को रखना पड़ता है कि इस टाइप के ड्रग इंटरेक्शंस ना हो। तो फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, इन विट्रो और ड्रग टू फूड इंटरेक्शन आज हमने पढ़े। तो आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। So again, thank you so much for watching this video. If you have queries regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like, share and subscribe to my channel Pharma Institution and also press the bell icon. And I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.